शिक्षा एवं मनोविज्ञान की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है साशा प्रियो और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक शिक्षक के तौर पर या शिक्षा के विद्यार्थी के तौर पर कौन कौन से वह मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है और इन सिद्धांतों ने शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है। हम ये भी समझते जाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है और उसके बदलते स्वरूप के कारण शिक्षा में मान्यताएं और स्वरूप किस प्रकार बदले हैं। तो आइए इस मज़ेदार यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम अपने संवाद की शुरुआत एक छोटे से आलेख से करेंगे जो कि मनुष्यों पर है। मनुष्यों ने आज किस तरह के समाज को गढ़ लिया है, अपने लिए किस तरह के साधन सुविधाएं अर्जित कर ली हैं या अपने जीवन को किस रूप में बदल लिया है। तो लीजिए पहला यह आलेख है, इसे एक बार ध्यान से सुनते हैं। इस धरती पर एक महाबली रहता है। उसके हाथ भीमकाय रेलवे इंजन को उठा सकते हैं। उसके पैर हजारों कोस रोज नाप सकते हैं। उसके पंख उसे बादलों के ऊपर ले जा सकते हैं जहाँ कोई पक्षी भी नहीं पहुँच सकता। उसके पर किसी भी मछली के परों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसकी आँखें अदृश्य चीज़ों को देख लेती हैं। उसके कान दुनिया के दूसरे छोर पर बोले गए शब्दों को सुन लेते हैं। वह इतना बलवान है कि पहाड़ों को आर पार छेद सकता है और झरनों को रोक सकता है। वह धरती का चेहरा बदल रहा है, जंगल उगा रहा है, समुद्रों को जोड़ रहा है, रेगिस्तानों में पानी ला रहा है। यह महाबली कौन है? मनुष्य। यह आलेख असल में कहता क्या है? यह आलेख कह रहा है कि मनुष्य ने धीरे धीरे ही सही परंतु एक पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया के चलते अपने आप को एक महाबली बना लिया है। ये तो मैं नहीं जानता कि प्रकृति के सामने वह कितने महाबली हैं, परंतु यह बात तो सच है कि उन्होंने अपने जीवन को बहुत बड़े पैमाने पर बदल लिया है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यह संभव कैसे हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में ज्ञान की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। मनुष्य ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने सीखने समझने की क्षमता के माध्यम से अपनी स्थिति को बहुत हद तक आमूलचूल रूप से बदल दिया। इसमें एक और बात है साथियों, वो ये है कि ये मात्र ज्ञान तक सीमित नहीं है परंतु ज्ञान के संचार से भी जुड़ी हुई है। जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो यह है कि मनुष्यों की एक पीढ़ी ने जो ज्ञान बनाया वो दूसरी पीढ़ी को दे पाई और अगली पीढ़ी जो ज्ञान उसे पिछली पीढ़ी से प्राप्त हुआ है उसको आधार बनाते हुए अपना काम आगे कर पाई। यानी उसे अपने ज्ञान की यात्रा वहाँ से शुरू करनी नहीं पड़ी जहाँ से पिछली पीढ़ियों ने की थी और इस प्रकार हम अपने हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले गए। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो निभाई शिक्षा ने कि हम इस यात्रा में हमारे बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से साथ लेकर चल पाए जिससे वह आगे से आगे बढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकें और मनुष्य की स्थिति को बदल सकें। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे केंद्रीय प्रक्रिया क्या है? सबसे केंद्रीय प्रक्रिया है सीखना। सीखना या हमारी जो क्षमता है सीखने की, वही हमारा एक विशिष्ट गुण है जो आज हमें इस परिवर्तित स्वरूप में लेकर आ पाया है। शिक्षा के मनोविज्ञान में भी जो सबसे केंद्रीय मुद्दा रहा है वो रहा है सीखना। इस वीडियो में आज हम सीखने की ये जो अवधारणा है इसके बारे में कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सीखने को किस प्रकार देखा जाता है या देखा जा सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसे हम समझेंगे। ये हमें वह आधार प्रदान करेगा जिससे हम आगे शिक्षा मनोविज्ञान
में आने वाली अवधारणाओं को ठीक से समझ पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में खास तौर पे बच्चों का सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो बच्चों का सीखना अपने आप में बहुत ही रोचक और चौंका देने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे अधिकतर चीज़ें या तो बिना सिखाए या बहुत ही कम मार्गदर्शन के आधार पर सीख जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बच्चों में यह सीखने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से चल रही होती है। उनका दिमाग, उनका मन बाहरी दुनिया से जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा होता है, सूचनाओं को एकत्रित कर रहा होता है, उनके अर्थ का निर्माण कर रहा होता है, वह उनकी जांच कर रहा होता है और उससे एक समझ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कभी वह सुनकर, देखकर, दूसरों की नकल कर कर या फिर कभी-कभी दूसरों से थोड़ी मदद लेते हुए अपने इस ज्ञान को पहले से बेहतर बनाते जाते हैं, वह उसके अर्थ को गढ़ते चले जाते हैं। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? बच्चों को एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर उन्हें नई नई जानकारियाँ मिल रही हों, नई नई चीज़ों को होते हुए देखें, नई नई तरह के काम करने का उनको अनुभव मिल सके। उनका जो तेज़ तर्रार दिमाग है वो स्वतः ही इन नई चीज़ों को खोजता चला जाता है और ज्ञान का निर्माण करता चला जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि बच्चों को एक ऐसा माहौल दें तो क्या बच्चे कुछ भी सीख सकते हैं? तो इसका सहज जवाब होगा नहीं, क्योंकि इस पूरे सीखने की प्रक्रिया में एक जो चीज़ बहुत साफ तौर पे दिखाई देती है वो यह दिखाई देती है कि बच्चे जो ज्ञान अर्जित करेंगे उसकी जटिलता या उसकी अमूर्तता ज़रूरी नहीं है कि वह उनकी आयु के अनुरूप हो। इसका अर्थ यह है कि बच्चे क्या सीख सकते हैं और क्या नहीं, इसमें उनकी सीखने की क्षमता का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। इसका अर्थ है कि सीखने की प्रक्रिया और सीखने की क्षमता दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इसी प्रकार हम एक तीसरी अवधारणा को भी यहाँ खोलना चाहेंगे, जो है विकास। ये तीन अवधारणाएं जो हैं, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की क्षमता और विकास, इन तीनों को सबसे पहले पृथक कर कर समझना बहुत आवश्यक है और फिर यह भी समझना आवश्यक है कि ये किस प्रकार एक विशिष्ट संबंध में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी समझ के आधार पर हम शिक्षा मनोविज्ञान को ज़्यादा व्यवस्थित रूप से या स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया क्या है और उसके विशिष्ट गुण क्या हैं। सीखने को प्रारंभिक तौर पर चिंतन से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। चिंतन जो कि चेतन व अचेतन दोनों स्तरों पर हो सकता है। सीखने की इस परिघटना को समझने के लिए आगे कुछ तीन अवयव दिए गए हैं। इन तीन अवयवों के माध्यम से हम इस सीखने की परिघटना को एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। यह तीन अवयव क्या हैं जो कि किसी व्यक्ति या जीव में सीखने की परिघटना घटते समय आपस में एक समन्वित स्वरूप लेते हैं। इनमें सबसे पहला है अपनी इंद्रियों द्वारा जानकारी को इकट्ठा करना और फिर उस पर मानसिक अभिक्रिया करते हुए उसका विश्लेषण करना, निष्कर्षों तक पहुंचना, और अंततः ये हमें या तो पुराने संदर्भों में ही अपने व्यवहार को पहले से बेहतर बनाने में मदद करता है या नए संदर्भों में नए व्यवहार को सृजित करने में मदद करता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये सभी प्रक्रियाएं अलग अलग स्पष्ट चरणबद्ध स्वरूप में नहीं हो रही होती हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि यह बाहरी जगत से अभिक्रिया करते हुए एक साथ हो रही होती हैं, जो कि सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के पक्ष से काफ़ी जटिल बनाता है।
तो अभी आपने देखा कि सीखने की प्रक्रिया के विशिष्ट गुण क्या हैं या उसकी विशेषता को किन बिंदुओं के माध्यम से रखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे सीखने की क्षमता की अवधारणा की ओर। सीखने की क्षमता सीखने वाले व्यक्ति की एक विशेष आयु वर्ग में एक विशेष प्रकार की होती है, जो कि उस आयु वर्ग में उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति में वह कितनी जटिल, विस्तृत या अमूर्त जानकारियों, अवधारणाओं या कितने जटिल कौशलों को सार्थक रूप से ग्रहण करने या अपने अंदर विकसित करने की क्षमता को दर्शाती है। उस आयु वर्ग में या उस व्यक्ति की आंतरिक, मानसिक, शारीरिक जो स्थिति है उसके अनुसार यह क्षमता सीमित होती है, जिसमें उस व्यक्ति के पूर्व अनुभव, उसकी जानकारी, कौशल का स्तर या वैचारिक जटिलता का स्तर एक आधार के रूप में कार्य करता है। सीखने की प्रक्रिया की अवधारणा और सीखने की क्षमता की अवधारणा, इन दोनों की विशिष्ट गुणों को समझने के बाद जो प्रक्रिया इन दोनों के मूल में है, इनके आधार में है, जिसे हम विकास या जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डेवलपमेंट, अब हम उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि यह विकास की अवधारणा किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया और क्षमता दोनों से भिन्न है, परंतु भिन्न होते हुए भी इनके मूल में है। तो चलिए अब हम विकास की अवधारणा को भी कुछ इसी प्रकार के बिंदुओं से समझने की कोशिश करते हैं। विकास मूल तौर पर एक वृहद अवधारणा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को समग्र रूप में देखा जाता है। इसमें मात्र बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास के क्षेत्रों को एक समग्र रूप में देखा जाता है। वह अनिवार्य रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास एक प्रकार से सीखने वाले की एक आंतरिक पूर्व अवस्था है जो कि उसके सीखने की क्षमता को निर्धारित करता है। वह नई चीज़ें सीखते हुए अपनी सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है और एक समय तक इस प्रक्रिया के चलते बड़े गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिससे हम विकास के नए चरण में पहुंचते हैं और सीखने की नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। अभी आपने सीखने की प्रक्रिया की अवधारणा, सीखने की क्षमता और विकास को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को देखा। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो एक बात स्पष्ट है कि यह मूलतः किसी एक व्यक्ति के अंदर हो रहे बदलावों को, जिन्हें हम सीखना कह सकते हैं, उसकी प्रकृति या उसकी प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। परंतु क्या सीखना कोई भी व्यक्ति पूर्ण एकांकी रूप में कर सकता है या उसे किसी अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है, किसी एक समूह या समाज की आवश्यकता होती है? अगर आप ध्यान से देखें तो जिन बिंदुओं को हमने यहाँ पर रखा है, उन बिंदुओं में यह पक्ष शायद पूरी तरह समाहित नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये तीन अवधारणाएं मिलकर भी सीखने की प्रक्रिया को उसकी समग्रता में नहीं समेट पाती हैं या संबोधित नहीं कर पाती हैं। इसका एक सामाजिक पक्ष है, उसे कैसे समझा जाए और इस सामाजिक पक्ष के क्या उदाहरण हैं, ज़रा उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर हम यही प्रश्न उठाएं कि इस पूरे सीखने की प्रक्रिया में बच्चे आखिरकार सीख क्या रहे हैं, तो आप पाएंगे कि बच्चों का जिस समाज में, जिस काल में जन्म हुआ है, बच्चों के आसपास के वातावरण में जो मौजूद होता है वह उसे ही सीख रहे होते हैं। उसमें मूलतः दो प्रकार की चीज़ें उन्हें मिलती हैं। पहला, प्राकृतिक रूप से चीज़ें जिस तरह से हैं, और दूसरा मानव निर्मित चीज़ें। मानव निर्मित चीज़ें ठोस वस्तुओं के रूप में भी हमारे सामने आती हैं और वैचारिक स्वरूपों में भी हमारे सामने आती हैं। जैसे भाषा, वह ठोस वस्तु नहीं है, परंतु
सोचने समझने, विचारों के आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, तो वह उसे भी सीख रहे होते हैं। वस्तुओं के बारे में सीख रहे होते हैं जो कि मनुष्यों ने बनाई हैं, वह भी उनके सोचने समझने की क्षमता और प्रक्रिया को एक दिशा देता है। तो मूलतः बच्चे बहुत हद तक वह सीख रहे होते हैं जो उनसे पहले की पीढ़ियों ने बनाया है, वस्तुओं के रूप में, ज्ञान के रूप में, सामाजिक प्रक्रियाओं, संस्कृति के रूप में, जो कि हमें यह बात स्पष्ट करता है कि बच्चे क्या सीख रहे होंगे वास्तव में, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि वह सामाजिक विकास की किस अवस्था में पैदा हुए हैं एवं उनके इर्द गिर्द क्या है। यानी सीखने और समाज के बीच में एक गहरा रिश्ता है। इसी संदर्भ में यहाँ पे यह भी कहना बहुत आवश्यक होगा कि मनुष्य के समाज ने इन कौशलों को बनाने, अर्जित करने या अपनी समझ को विकसित करने में बहुत लंबा समय लिया है। ऐसा लगता है कि बच्चे इनमें से कुछ मुख्य चरणों से गुजरते हुए इसे एक छोटे समय में पूरा कर रहे होते हैं, जिसे शायद मनुष्य ने अपने इतिहास में पूरा करने में एक लंबा समय लगाया है। इसके एक दूसरे पक्ष पर भी अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वो इस पूरी अवधारणा को और स्पष्ट कर सकता है। बच्चे कितने परिष्कृत ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे या कितने परिष्कृत कौशलों को अर्जित कर पाएंगे, ये बड़े स्तर पर इस पर भी निर्भर करता है कि वह अपना जीवन किस तरह के सामाजिक संदर्भों में गुजारते हैं, वह कितने परिष्कृत ज्ञान से या कौशलों के स्तरों से वो कितनी जल्दी जुड़ पाते हैं। और यह जुड़ने की प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि समाज अपने ज्ञान और कौशलों की किस अवस्था में है, यह बच्चों के सीखने और समझने को बहुत गहरे रूप से प्रभावित करता है। इस पूरी परिचर्चा से आपने अभी देखा कि अगर हम सीखने को एक समग्र रूप में समझना चाहते हैं तो हमें सीखने को एक प्रक्रिया के रूप में, उसी के अंतर्गत सीखने की क्षमता और उसके आधार में विकास की अवधारणा को ठीक से समझने की आवश्यकता होगी। और चौथा, सीखना अपने आप में एक सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में जब देखा जाता है तो ही हम सीखने की पूर्ण समग्रता को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने कई नई बातें जानी होंगी, और जैसा कि हमने प्रयास किया है कि हम सीखने की ये जो अवधारणा है इसको लेकर कुछ मुख्य बातें समझ सकें। इसके 3 बड़े अंग हमने किए हैं और उन तीनों की विशेषताओं को हमने समझने की कोशिश की है और सीखने और समाज के बीच के अंतर संबंध को भी समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने की ये जो संपूर्ण अवधारणा है, इसको देखने के अलग अलग आयामों पर स्पष्टता बनी होगी, क्योंकि यह स्पष्टता ही हमें आगे जाकर सीखने के मनोविज्ञान को ठीक से समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।